and on we'll go. Hello everyone, welcome back again on our YouTube channel JKM Tuition World. Yes, आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ टर्म 2 का। एज यूजुअल बहुत सारे स्कूल्स में मींस एवरी स्कूल्स में लगभग सारे ही स्कूल्स में टर्म 1 जो सिलेबस है वो ख़त्म हो चुका है और अब हम लोग टर्म 2 सिलेबस के बारे में जानते हैं, राइट। लेकिन आपका एक क्वेश्चन होगा, सर इतना बड़ी डेफिनेशन क्यों लिखी है? देखो, आप सबको पहले से ही पता है कि जो टर्म 1 था वो ऑब्जेक्टिव था और अब टर्म 2 जो है वो सब्जेक्टिव होगा, राइट। अब यहाँ पर जो भी आएगा वो थ्योरेटिकल पार्ट भी होगा आपके सामने, तो मैं थ्योरेटिकल पार्ट को लेकर फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन हु व्यू दिस वीडियो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आपका सपोर्ट मुझको मिल रहा है बट स्टिल रिक्वायर्ड मोर सपोर्ट फ्रॉम योर साइड, राइट। एज देखो, जितना सपोर्ट आप मेरे को करोगे तभी मैं नई नई वीडियोस को अपडेट कर पाऊँगा, तभी नई नई वीडियोस को डाल पाऊँगा आपके लिए और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। हर चीज़ के लिए सपोर्ट चाहिए ना, तो एज यूजुअल आई रिक्वायर्ड योर सपोर्ट दिस टाइम. If you are providing me support, then I will highly oblige for you so that you are sharing my videos to your friends, right? Spread it everywhere. अगर आपका एक छोटा सा सपोर्ट एक इस चैनल को बड़ा बना सकता है और वो आप ही का सपोर्ट होगा, है ना। दूसरी बात, अच्छा लगता है अगर आप कन्वर्सेशन करोगे कमेंट बॉक्स में, है ना। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कन्वर्सेशन किया कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको पूछा कीजिए और कमेंट्स में कमेंट जरूर डाला कीजिए कि वीडियो कैसी लग रही है, राइट। या फिर कुछ स्टिल यू आर रिक्वायर्ड समथिंग एल्स, तो स्टिल यू राइट दैट कमेंट ऑल्सो, right? I'm very much appreciated that for those persons who are telling us the negative part also, right? So that I can improve that also, right, my dear students? Okay, let's start our today's class. देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है that is called bills of exchange. What is that bills of exchange? क्या होता है ये bills of exchange? तो देखो बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है जनरली क्या होता है कि जब हम सामान खरीदते हैं, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन सामान खरीदता है, तो आप सबको पता है कि वो जो सामान है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ही होती हैं। कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं, राइट ना। मतलब उधारी की ट्रांजैक्शंस होती हैं, है ना। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन सामान खरीद रहा है, उधारी पे खरीद लेता है, तो उस समय पर हम लोग कैसे भरोसा करें कि सामने वाला बंदा मुझे पैसे दे देगा, राइट। तो उसके लिए हम इस बिल ऑफ एक्सचेंज को आज पढ़ने वाले हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारी डेफिनेशन से कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक डेफिनेशन है जो सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ने हमको दी है। इस डेफिनेशन ने, ये जो डेफिनेशन है, ये क्या डेफिनेशन कहती है? ये कहती है इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में है, कंटेनिंग, क्या कंटेन करता है? अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर, एक अनकंडीशनल ऑर्डर जो मेकर ने साइन किए हैं, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे, जो क्या करता है? एक सर्टेन पर्सन को ये डायरेक्ट करता है कि हमें इसको पेमेंट करना है। अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ, या तो उसको या फिर उसके किसी ऑर्डर के साथ, अ सर्टेन पर्सन मीन थर्ड पर्सन, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट को बियर करके बैठा हुआ है उसको। मतलब देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, जैसे सपोज करो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे एक है बंदा राम और एक है सीता, ठीक है। तो क्या हुआ, राम ने गुड्स बेचे सीता को, ठीक है, लेकिन किस पर? क्रेडिट पे। राम ने गुड्स बेचे सीता को, किस पर? क्रेडिट पे। तो उसके बदले में गुड्स सीता को बेचे उधारी पर। तो सीता ने कंफर्मेशन देके, एक्सेप्टेंस देकर राम को क्या दे दिया? राम को दे दिया ब्याज। मतलब जो राम के पास आया वो क्या आया? के पास जो आया वो आया बिल रिसीवेबल, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये डेफिनेशन कह रही है, ये जो बी आर है ना, ये एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है, अनकंडीशनल इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें हमने लिखा है फॉर द मंथ ऑफ 3 मंथ्स, ये जो है 3 महीने के लिए बिल बनता है। उससे कम का भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम मेजॉरिटी पीरियड जो है वो कितना है, मेच्योरिटी पीरियड जो है वो कितना है, 3 मंथ्स का है, प्लस 3 डेज। ये 3 डेज किसके हैं, ग्रेस पीरियड के हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, राम ने एक बिल लिखा सीता के नाम से कि भाई मैं आपको इतने रुपए इतने महीनों के बाद पेमेंट कर दूंगी, और सीता ने उस पर एक्सेप्टेंस दी, मतलब साइन किया, और किसको वापस कर दिया, राम को वापस कर दिया। तो राम ने गुड्स बेचे सीता को, सीता ने साइन कर एक बिल दे दिया राम को, जो राम के पास आया वो बिल रिसीवेबल है। क्या है, बिल रिसीवेबल है, राइट। और जब राम ने सीता को, अब क्या करेगा, सीता पेमेंट करेगी, तो सीता के लिए ये हो गया बिल्स पेबल, और राम के लिए ये हो गया बिल्स रिसीवेबल। क्या, सीता के लिए ये हो गया बिल्स पेबल, और राम के लिए ये हो गया बिल रिसीवेबल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, अब हम थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ते हैं, तो हम ये कहते हैं कि उन्होंने बोला था साइंड बाय द मेकर, तो मेकर क्या करेगा, उसमें साइन करेगा। डायरेक्टिंग अ सर्टेन, जिसमें क्या शो होगा, वो डायरेक्ट कर रहा है कि सर्टेन पर्सन को आपको पे करना है सर्टेन सम ऑफ मनी, ओनली टू द ऑर्डर ऑफ, किसके ऑर्डर पर, किसके ऑर्डर पर, राम के ऑर्डर पर, है ना। अ सर्टेन पर्सन और टू द बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या तो सर्टेन पर्सन मतलब फॉर एग्जाम्पल जो राम है, इनके साथ एक और बंदा आ गया श्याम, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ था कि राम ने कुछ उधारी पे सामान श्याम से खरीद रखा था, तो श्याम को, राम जो है वो श्याम को पेमेंट करेंगे, और सीता जो है राम को पेमेंट करेगी। तो सीता ने जो बिल राम को दिया, राम ने वो बिल श्याम को दे दिया। क्या, दोबारा बताता हूं, राम ने कुछ सामान उधारी पे खरीदा था श्याम से, तो श्याम को पैसे चाहिए थे, किससे, राम से। तो राम क्या करेगा, श्याम को पैसे देगा, लेकिन राम के पास पैसे नहीं है। राम ने क्या किया, सीता को उधारी पे सामान बेचा, तो सीता क्या करेगी, राम को पैसे देगी, लेकिन सीता के पास पैसे नहीं है ना। तो सीता ने क्या किया, सीता ने एक बिल दे दिया राम को कि 3 महीने के बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगी। यही बिल राम ने इंडोर्स कर दिया श्याम को, किसको इंडोर्स कर दिया, श्याम को, कि 3 महीने के बाद आपके पास पेमेंट आ जाएगा, कहाँ से, सीता से। आप वो बिल दे दोगे किसको, सीता को, और सीता क्या कर देगी, आपको पेमेंट कर देगी। ये क्या है, ये इंडोर्समेंट है। क्या है, इंडोर्समेंट ऑफ बिल, ठीक है। इसके बारे में अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअली क्या है कि इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, 3 पार्टीज हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पहला है ड्रॉवर, दूसरा है ड्रॉई, और तीसरा है पेई। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ड्रॉवर क्या है, ड्रॉई क्या है, और पेई कौन है। सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं 3, इनको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो, ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉवर इज द पर्सन हु ड्रॉज बिल, मीन्स हेयर ड्रॉवर कौन है, राम। राम कौन है, ड्रॉवर, जो सामान बेच रहा है, जो बिल को लिख रहा है और दूसरे से एक्सेप्टेंस ले रहा है, दैट इज कॉल्ड द ड्रॉवर। ये कौन है, ड्रॉवर है। अब ड्रॉई कौन है, ड्रॉई जिसने उधारी पे सामान खरीदा, जो एक्सेप्टेंस देगा, वो कौन है, ड्रॉई है, जो एक्सेप्टेंस देगा। जैसे सीता, यहाँ पे कौन है ड्रॉई, सीता। अब आता है लास्ट पेई। अभी पेई कौन होता है, पेई मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो क्या करेगा, जिसको पेमेंट मिलेगा, वो पेई है। यहाँ पर देखो पेमेंट किसको मिल रहा है, सीता पेमेंट कर रही है राम को या श्याम को, श्याम को पेमेंट कर रही है।
तो श्याम बिकम्स अ पेई। अगर सीता राम को पेमेंट करती तो ड्रॉवर ही पेई बन जाता, ड्रॉवर ही पेई बन जाता। लेकिन यहाँ पर इस केस में जो मैंने आपको केस समझाया, वहाँ पे सीता ने किसको पेमेंट किया है, श्याम को पेमेंट किया है, इसलिए सीता ने किसको पेमेंट कर दिया, श्याम को, तो श्याम क्या बन गया, पेई बन गया। यहाँ लिख देंगे श्याम। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। ये समझ आया अच्छे से, पक्का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ नहीं आया तो फिर पूरा चैप्टर खराब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको अच्छे से समझ लो। वीडियोस को शेयर करना मत भूलना। वीडियोस को शेयर जितना ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। तो प्लीज़ डू डैट ऑल्सो। अभी आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, तो आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा तभी हम लोग क्या कर पाएंगे और अच्छे इम्प्रूवमेंट्स कर पाएंगे, है ना स्टूडेंट्स। अभी यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर इस चैप्टर के, जिसमें हमें बताया गया है कि हम ग्रेस पीरियड्स कैसे निकालेंगे, मींस मैच्योरिटी रेट कैसे निकाला करेंगे, है ना। उसके बारे में पढ़ते हैं। जब तक आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अपनी वीडियो को पॉज कर कर। ओके, आई होप कि आपने उसको नोट कर लिया होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हमारा मैच्योरिटी पीरियड कैसे निकाला जाएगा। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि जो मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड है वो है 3 मंथ्स प्लस 3 डेज़ का। इसके अंदर अंदर आपको बिल पेमेंट करना होता है, या फिर मैक्सिमम आप 3 मंथ्स ले सकते हो, है ना। लेकिन अब हमें अगर क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, डेट से रखी होंगी। जब क्वेश्चन में डेट से रखी होंगी तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि उसकी मैच्योरिटी डेट क्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग, सपोज करो कि एक बिल है, ठीक है, वो कब ड्रॉ हुआ, 27 अप्रैल हुआ मान लीजिए, ठीक है। फॉर हाउ मेनी मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स। तो क्या हुआ, 27 अप्रैल को बिल पास आउट हुआ 3 मंथ्स के लिए। तो अब इसकी मैच्योरिटी पीरियड निकालना है कि आपको मैच्योरिटी पीरियड क्या होगा इसका। तो हमने बोला 27 को आपने करा है, तो देखो 27 अप्रैल से टू 27 मई 1 मंथ हो गया। फिर 27 मई से 27 जून 2 मंथ हो गए। और फिर 27 जून से 27 जुलाई 3 मंथ्स हो गए। मतलब मैच्योरिटी पीरियड आ रहा है 27 जुलाई, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमारा रूल क्या कहता है, प्लस 3 डेज से ग्रेस पीरियड भी ज्वाइन करना है। तो अभी यहाँ पे क्या करोगे, जैसे 27 जुलाई आ रहा है ना, इसमें प्लस करेंगे 3 डेज। तो 27 में 28, 29, 30, तो 30th जो है जुलाई, वो क्या आ गया, इसका मैच्योरिटी पीरियड आ गया। 30th जुलाई क्या आ गया, इसका मैच्योरिटी पीरियड। एक बार दोबारा समझें, देखो 27 को बिल काटा था 3 महीने के लिए, तो 27 से 27 अप्रैल से 27 मई 1 महीना, 27 मई से 27 जून 2 महीने, 27 जून से 27 जुलाई 3 महीने, ठीक है। अब 27 जुलाई तक 3 महीने हो गए। अब हमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड भी देना है, तो 28, 29, 30, 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया, मतलब 30th जुलाई जो है वो इसका क्या होगा, मैच्योरिटी डेट होगी। इस तारीख को आपको क्या करना है, अपना जो बिल है उसे मैच्योर करना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। अब कुछ बेसिक रूल्स डेट को निकालते वक्त याद रखने हैं। हमारे पास 2 टाइप के हॉलीडेज होते हैं, एक होता है गेजेटेड हॉलीडे या नेशनल फेस्टिवल्स, नेशनल हॉलीडे, दूसरा है हमारा इमरजेंसी हॉलीडे, राइट। अब देखो दोनों में क्या फ़र्क है। जैसे सपोज करो अभी हमारा जो एग्जाम्पल में जो हमारा आंसर आया वो 30th जुलाई आया, ठीक है। तो सपोज करो 30th जुलाई पर कोई नेशनल फेस्टिवल है, क्या है, नेशनल फेस्टिवल है, या फिर संडे पड़ गया उस दिन, तो बैंक बंद रहेंगे, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, आपको पेमेंट एक दिन पहले करना होगा। समझ में आ रहा है,
क्या, अगर 30 जुलाई को संडे पड़ता है या फिर कोई नेशनल फेस्टिवल है, जैसे वैसे एक्चुअली जो नेशनल फेस्टिवल में हम लोग यूज़ करते हैं सिर्फ 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, है ना, एंड 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती। तो एक्चुअली ये जो हमारी छुट्टियां हैं इनके साथ अगर ये दिन में छुट्टियों में आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि 38 जुलाई है हमारा मैच्योरिटी पीरियड, तो 38 जुलाई पर अगर संडे पड़ता है या इनमें से कोई और फेस्टिवल पड़ता है या कोई छुट्टी पड़ती है तो आपको एक दिन पहले पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर मैच्योरिटी डेट हो जाएगी 29 जुलाई। याद कर लो इसको, क्या होगी, 29 जुलाई, ठीक है। लेकिन सिमिलरली इसी के हिसाब से अगर 30 जुलाई को कोई इमरजेंसी हॉलिडे पड़ जाती है, ठीक है, जैसे हमारे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं जिनकी अभी डेथ हुई थी, तो उस समय क्या हुआ था, नेशनल हॉलिडे, उसको इमरजेंसी हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया था, छुट्टी कर दी थी उस दिन, है ना। तो एट दैट टाइम क्या होता है, अगर ऐसा कोई इमरजेंसी हॉलिडे पड़ता है या फिर कोई कर्फ्यू लग जाता है या कोई भी चीज़ ऐसी हो जाती है जिससे अवकाश हो गया, हॉलिडे हो गई, एट दैट टाइम आपको एक दिन बाद पेमेंट करना होगा। तो जुलाई तो 31 डेज का होता है ना, तो 31 जुलाई उसकी क्या हो जाएगी, मैच्योरिटी डेट हो जाएगी। इसको बहुत अच्छे से ध्यान में याद कर लेना है बेटा, क्या कि 31 जुलाई होगा अगर इमरजेंसी हॉलिडे है, और अगर कोई नॉर्मल नेशनल हॉलिडे है जो आपको पहले से पता था, प्री प्लान्ड हॉलिडे है, तो आपको एक दिन पहले करना पड़ेगा 29 को। और अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है, नॉर्मल डे है, तो 30 जुलाई को क्या होगा, आपका मैच्योरिटी डेट आएगी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, सबको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।